बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, पहली बात तो इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इसमें कुछ भी प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया गया, इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। और इसने ये कहा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of a reaction, according to this law, the rate of a reaction is directly proportional to, according to this law, the rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactant, directly proportional to the concentration of reactant लिख लिया ये बेटा, ये आपकी स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की। एंड द नंबर ऑफ मोल्स raised to the number of moles raised to the power of concentration of reactant। बेटा अभी इसका मतलब क्या अभी डिस्कस करेंगे हम। ये लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है कि जो एक रिएक्शन का रेट होता है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो डिपेंड करता है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। एंड जो नंबर ऑफ मोल्स है रेज्ड टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड नंबर ऑफ मोल्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन की। अभी इसको समझाऊंगी, बहुत आसान है इसको करना, इतना आपने लिख लिया होगा बेटा। तो अब यहाँ पे आगे देखिए, consider a reaction, consider a reaction। हमने एक सिंपल सी रिएक्शन ले ली बेटा कि A प्लस बी है और इससे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। A प्लस बी है, इससे कोई भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि जो रिएक्शन का रेट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रिएक्शन का रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा रिएक्टेंट यहाँ पे दो है, क्या क्या बोलो, एक तो है A और एक आपका है B। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट किसका साइन है, कंसंट्रेशन का साइन है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A आ गया और कंसंट्रेशन ऑफ B आ गया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो अब हम यहाँ से क्या हटा दें, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, रेट इक्वल टू के, रेट इक्वल टू के आपका आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। रेट इक्वल टू क्या आ गया, के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। इतना बेटा आप लोगों को समझ में आया। ऊपर का रब कर दो थ्योरी वाला पॉइंट, ये हो गया बेटा। हाँ जी ये वाला yes, ठीक है बेटा। तो इतना मैं रब कर देती हूँ, ओके। अब इसको मैं कंटिन्यू करूंगी यहाँ पे। अब देखिए आगे, रेट इज इक्वल टू ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हम ये कहेंगे इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। अगर बेटा हम ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को क्या मान ले, 1 मान ले। जो रिएक्टेंट है आपके दो रिएक्टेंट यहाँ पे थे, क्या क्या बेटा, एक तो ए और एक आपका बी। मैंने दोनों की कंसंट्रेशन को क्या मान लिया, 1 मान लिया।
हमने दोनों की कंसंट्रेशन को क्या माना 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए रेट इज इक्वल टू, ये था बेटा के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। मैंने कंसंट्रेशन ए की भी 1 मान ली और मैंने कंसंट्रेशन बी की भी 1 मान ली, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू 1, मतलब रेट किसके इक्वल आ गया, के की। रेट किसके इक्वल आ गया, के की। अब जो ये के है यहाँ पे, इस के को हम क्या बोलते हैं, इस के को हम कहेंगे बेटा रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। इस के को हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे बेटा। रेट इज इक्वल्स टू के हुआ, के आपका है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक का समझ में आया बेटा आप लोगों को, बोलिए बेटा, यहां तक का आप लोगों को समझ में आया। बेटा आवाज नहीं आ रही किसी की भी। तो बेटा डेफिनेशन क्या होगी रेट कांस्टेंट की, तो आप देखिए रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। Rate constant is equal to the rate of reaction when concentration of each reactant, when concentration of each reactant, तो देखिए बेटा जो रेट कांस्टेंट है के, ये किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। जब बेटा मैंने ए की कंसंट्रेशन भी 1 कर दी, बी की कंसंट्रेशन भी 1 कर दी, तो जब आप हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी कर दोगे, देन आपका रेट किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई रेट कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आया बेटा आपको ये, बोलिए बेटा ये पॉइंट आप ओके। तो अब हम बेटा अभिषेक अमित समझ में आ रहा है, जो न्यू स्टूडेंट्स है हमारी क्लास में, वंशिका। यस मैम। बेटा अमित का रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास। अमित, किसका, अमित अमित ठीक है बेटा, इसको रब कर देती हूँ फिर मैं। धीरज आ गया बेटा, 1 मिनट रुको। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बेटा पहली कैरेक्टरिस्टिक है each reaction have a definite value of K, या each reaction have a constant value of K। बेटा कोई भी रिएक्शन होगी उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। सेकंड पॉइंट, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। भी अलग अलग रिएक्शन है ना, तो सभी के रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी बेटा, किसी की भी मैच नहीं करेगी, हर एक रिएक्शन की वैल्यू रेट कांस्टेंट की अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, रेट कांस्टेंट रिमेन्स इंडिपेंडेंट। इस क्लास में हिमांशु नहीं आया ना। रेट कांस्टेंट रिमेन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम concentration of reactant।
rate constant remains independent from concentration of reactant. बेटा चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर लो चाहे ज्यादा कर लो, रेट कांस्टेंट उससे इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि अभी मैंने करवाया रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है कब, जब कंसंट्रेशन को आप लोग क्या कर देते हो, यूनिटी कर देते हो। जब कंसंट्रेशन को आपने यूनिटी कर दिया तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो आपने कंसंट्रेशन ही कांस्टेंट कर दी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट है ये, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, greater the value of k, faster will be rate of reaction. जितनी बेटा रेट कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा बड़ी के की वैल्यू होती जाएगी उतना ही रिएक्शन का रेट और भी फास्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बेटा सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई रेट कांस्टेंट की। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बताओ बेटा ये हो गया आप लोगों का? बस एक 2 मिनट रुक जाओ मैं। चलो कर लो बेटा। देखिए बेटा अब हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बड़ा आसान सा टॉपिक है। हमने एक रिएक्शन ले ली बेटा, लेट ए रिएक्शन ए प्लस बी है, इससे बन रहा है सी प्लस डी। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, rate of forward reaction। बेटा बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, ए और बी, तो रेट इक्वल टू मैंने कर दिया के एफ, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। के एफ क्या है, व्हाट इज के एफ, रेट कांस्टेंट। एफ का मतलब किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। एफ का मीनिंग किसके लिए होगा बोलो, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होगा। अब हम रेट लिख रहे हैं बैकवर्ड रिएक्शन का। अब हम किसका रेट लिखेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन का। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आप बताओ बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन तो यू चलेगी, सी प्लस डी से क्या बनेगा, ए प्लस बी। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन कौन होंगे, सी एंड डी होंगे। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी पे डिपेंड करेगा। मतलब रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। के बी का मीनिंग क्या है बोलो, रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन का। एफ का मीनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन का था और बी का मतलब क्या है बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन का है, ठीक है। अब आप बताओ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction। ऐसा ही होता है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होता है, बैकवर्ड रिएक्शन के। ऊपर की एक लाइन दो लाइन रब कर दूं, ये दोनों लाइन यहां तक का रब कर दिया है बेटा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो अब आप मुझे बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या था, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल आया, के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहां तक आपको समझ में आया? अब मैं इसको यू लिख लूं,
KF अपॉन KB, KF अपॉन KB किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब KF भी एक कांस्टेंट है और KB आपका कांस्टेंट है, तो KF अपॉन KB को मैंने किसका नाम दे दिया? एक नए रेट कांस्टेंट K का नाम दे दिया। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया बोलो? K निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हमने किया, KF अपॉन KB इज इक्वल टू K। तो K इक्वल टू हो गया कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये आपका फॉर्मूला आ गया रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का। रेट कांस्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। एक बार दोबारा समझा रही हूँ बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू हो गया KF A इंटू B, बैकवर्ड रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू हो गया KB C इंटू D। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है? जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। तो फॉरवर्ड का रेट तो ये था KF A इंटू B और बैकवर्ड का क्या था? KB C इंटू D। तो KF अपॉन KB किसके इक्वल आ गया? C इंटू D डिवाइड बाई A इंटू B। KF भी एक कांस्टेंट है, KB भी एक कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म ये कांस्टेंट K के इक्वल हो गया। तो K इक्वल टू आ गया कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B। और इस K को यहाँ पर क्या बोलोगे? इस K का नाम आप यहाँ रख लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K का नाम यहाँ पे क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इतना आप लोग कर ले बेटा आज के लिए। K आपका होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।